नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्यपालिका। क्लास 11th है ये और न्यू सिलेबस के अनुसार इसे बनाया जा रहा है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका जो है वो एक सरकार के जो 3 प्रमुख अंग होते हैं विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उन तीनों में से यह भी एक अंग है और काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। जो कि ना केवल भारत जैसे देशों की नीतियों, व्यवस्था को बनाए रखना और कानून को लागू करवाना इसका काम है, बल्कि अन्य विविधताओं वाले देशों के लिए ढांचा तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कार्यपालिका का मुख्य काम क्या होता है? जो भी विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है, उस कानून को भारत के अंदर सामाजिक स्तर पर लागू करवाना होता है। कार्यपालिका का कार्य विधायकों द्वारा बनाए गए नियम, कायदों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदारी लेना होता है। अभी-अभी मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका का यही काम होता है। साथ ही साथ प्रशासन व्यवस्था के कल्याण के लिए भी काम करता है। जो भी पुलिस वाले काम होते हैं, उन सभी को बेहतर बनाने के लिए कार्यपालिका काम करता है। इनके अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं आईएएस, आईपीएस, ये सारी चीजें होती है। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए ये वीवीआई रहेगा आपके लिए कार्यपालिका के प्रकार। पहला प्रकार जो है वो है संसदीय कार्यपालिका, दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और तीसरा है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ये तीनों कार्यपालिका के प्रकार आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। है भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो आइए अब संसदीय कार्यपालिका के बारे में समझ लेते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देता है। अभी पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदीय कार्यपालिका के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देख लीजिए जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, मतलब जिस देश के अंदर इस तरह के कार्यपालिका को माना जाता है, उसमें राष्ट्रपति की शक्ति प्रमुख होती है। इसमें व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ में उसमें किसी एक व्यक्ति की पूजा ना हो, मतलब उनके ऊपर भी अंकुश लगे हों, वो पूरा फ्री ना हो। दूसरा पॉइंट कहता है व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय व्यवस्था इसीलिए हमारे भारत में लागू किया गया है कि इसमें विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता को जवाब देना होता है और नियंत्रित भी करना होता है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। हमारे भारत में खासकर मैं आपको बता दूं संसदीय व्यवस्था को इसीलिए एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता की सेवा भी करना है और जनता के मांगों को पूरा भी करना है और जनता के द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब भी देना है। भारत में इस व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होते हैं वो औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। मेन रूप से आप देखिए तो हमारे इसमें प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होते हैं। राज्यों के स्तर पर जो राज्य होता है देश के अंदर जो कई सारे राज्य होते हैं वहां पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर ही कार्यपालिका को चलाते हैं और बनाते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में एक औपचारिक प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति को तो वैसे बहुत सी कार्यकारी विधायी कानून बनाना कानून की शक्तियों पर लगाम लगाना असीम शक्तियां प्राप्त है किसे राष्ट्रपति को। हमारे ही देश की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति जो चाहे वो कर देगा, उसे मंत्री परिषद का सलाह लेना पड़ेगा। किसी भी चीज को अगर वो करना चाहते हैं तो उसमें मंत्री परिषद का सलाह लेना राष्ट्रपति के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां जब किसी भी दल के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न हो, मतलब अगर दल का जीत हुआ है लेकिन किसी भी एक दल को परिपूर्ण जो बहुमत अगर प्राप्त न हो तो वो अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। वह अपने विवेक से मौत की सजा का फैसला कर सकता है या फिर उसके फैसले को टाल भी सकता है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया है, हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को
फांसी की सजा दे दी है या मौत की सजा दे दी है, तो राष्ट्रपति उसे अपनी शक्ति से उसे माफ कर सकता है। वह मंत्री परिषद को बर्खास्त भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। जब यह लोकसभा के विश्वास को साबित नहीं कर सके, उस उस समय में राष्ट्रपति जो है इनके मंत्री परिषद को खत्म कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। अगला पॉइंट है, वह लोकसभा को भी भंग कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देती है, तो वह लोकसभा को भी खत्म कर देगा, भंग कर देगा। तो ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं जिसका उपयोग वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है या फिर आप कह सकते हैं प्रधान होता है। जितने भी मंत्री होते हैं उनका मेन जो है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं, जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। देखिए, अभी आपको मैंने बताया था राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन सरकार का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है। वो अपने हिसाब से सारे मंत्री लोगों को हैंडल करता है। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों का नाम राष्ट्रपति को सुझाता है। काम तो प्रधानमंत्री ही बताता है, लेकिन ऑफिशियल अलाउंस जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। अस्थायी कार्यपालिका, जिसे हम नौकरशाही भी कहते हैं। तो देखिए, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही या प्रशासनिक मिशनरी एक विशाल संगठन होता है। ये सभी को जोड़ के ही अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही में सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित एवं प्रवीण अधिकारियां नीतियों को बनाने और इसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। ये जो मैंने आपको कार्यपालिका बताया है, कार्यपालिका में कुछ ऐसे कार्यपालिका आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं जिनको मंत्रियों के साथ नीति अर्थात नियम बनाने के लिए जोड़ा जाता है। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मिशनरी मौजूद है, मतलब बहुत ही अच्छा कार्यपालिका मौजूद है। लेकिन यह मिशनरी जो है वो राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप के तटस्थ हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती है, क्योंकि जनता जिस प्रकार के प्रतिनिधि को चुनती है सरकार उसी की होती है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मिशनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करे। क्योंकि अगर सरकार नई हो जाती है, सरकार नया आ गया, बदल गया, तो ऐसे में इन्हीं नौकरशाही अर्थात अस्थायी कार्यपालिका का काम है कि उन्हें नियम बनाने, नियम समझाने, नियम लागू करवाने में उनकी मदद करे। क्योंकि सरकार तो 5-5 साल में चेंज होती है, लेकिन ये तो 60 वर्ष के लिए है ना, अस्थायी कार्यपालिका है ना, तो इनका काम है उन सरकारों को सही राय देना। इस तरह से आपने देखा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 कार्यपालिका क्लास 11 न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया था ये वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।